Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। डीएसए के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है हैश टेबल, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे उसके डेफिनेशंस, है ना। हमें हैश टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि क्या होता है हैशिंग का कॉन्सेप्ट, हैश फंक्शन क्या होता है। और जब हम लोग हैशिंग यूज करते हैं तो उसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन, है ना। तो कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन को हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग ये सारे सॉल्यूशन होते हैं टू एड्रेस कॉलिजन, है ना। तो कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे कि चेनिंग के हेल्प से हम लोग हैशिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग एनालाइज करेंगे, है ना। देखेंगे क्या होता है अमोर्टाइज एनालिसिस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग ओपन एड्रेसिंग के हेल्प से हम लोग हैशिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लीनियर प्रोबिंग को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है, उसके अलावा डबल हैशिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं इन वेरी मच डिटेल। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू हैश टेबल। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने के पीछे जो मेन रीज़न ये होता है कि अगर हम लोग कोई अल्गोरिदम लिखते हैं ना, अगर हम लोग कोई अल्गोरिदम लिखते हैं तो उसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं टू गिव इनपुट टू अल्गोरिदम, है ना। अल्गोरिदम को इनपुट देने के लिए हम लोग डेटा को डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टोर करते हैं, या फिर जो अल्गोरिदम का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं इन डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये यूज़ होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। और जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कौन कौन से ऑपरेशन कॉमन होते हैं। द कॉमन ऑपरेशन इन डेटा स्ट्रक्चर्स आर इंसर्शन, सर्च एंड डिलीशन। तो ये जो तीन ऑपरेशन होते हैं ना, कि डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को इंसर्ट करो, किसी वैल्यू को इंसर्ट करो, है ना, या फिर उसमें कोई एलिमेंट को सर्च करो, या फिर उसमें से कोई आइटम या कोई एलिमेंट को डिलीट करो। तो ये जो तीन ऑपरेशन होते हैं वो बहुत ही कॉमन और फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सर्च को सेंटर पे लेके हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि कौन कौन से अल्गोरिदम कितना टाइम लेता है। जो सर्च ऑपरेशन होता है, सर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है इन मल्टीपल अल्गोरिदम्स, ठीक है। तो सर्च जो अल्गोरिदम होता है उसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है फॉर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना, ठीक है। तो अगर हमारा एरे सॉर्टेड है, अनसॉर्टेड है, तो उसमें टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ एन। सॉर्टेड है तो उसमें लगेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन, है ना। अगर हम लोगों ने लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, इन दैट केस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन, है ना। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर को हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। ट्री को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट मैंने अभी यहाँ पे मेंशन कर दिया जस्ट टू कंपेयर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च ऑपरेशन, है ना। तो बाइनरी ट्री अगर होता है तो उसमें सर्च का टाइम हो सकता है ऑर्डर ऑफ एन। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ट्री अस्क्यू है ना, लाइक टोटली वन वे ट्री है, इस तरीके से अगर आपका ट्री है तो इन दैट केस आपको पूरे सारे एलिमेंट को आइटरेट करना पड़ेगा, इन दैट केस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड बीएसटी है ना, फॉर एग्जाम्पल एवीएल ट्री एक एग्जाम्पल होता है बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो इन दैट केस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ये सारे जो ट्री वाले डेटा स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि क्यों होता है लॉग एन और क्यों होता है ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हीप, तो हीप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि इसको हम लोग ट्री के हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसका भी टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ एन। तो अगर आप देखोगे ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से जब देखोगे समझोगे तो आप एक चीज़ ये रियलाइज करोगे कि द बेस्ट सर्च टाइम फॉर कंपेयरिंग ऑल द अल्गोरिदम इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन, है ना। तो ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, इसमें अगर आप डेटा को स्टोर करते हो और फिर उसमें किसी एलिमेंट को सर्च करते हो, तब द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि क्या इससे बेटर कोई डेटा स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से हम लोग सर्च को ऑर्डर ऑफ लॉग एन से बेटर टाइम में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो द आंसर इज यस। तो जो हैश टेबल होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है
जिस पे हम लोग अगर सर्च करते हैं ना, तो इट कैन बी डन इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम, है ना। अमोर्टाइज्ड ऑर्डर ऑफ वन टाइम हम लोग किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग हैश टेबल। तो जहाँ भी अगर हमें ऐसा फंक्शनलिटी चाहिए कि हमारा जो सर्च ऑपरेशन हो दैट शुड बी वेरी मच फास्टर, द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो आपके माइंड में आना चाहिए दैट शुड बी हैश टेबल, है ना। वो डेटा स्ट्रक्चर आपके माइंड में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको आप सर्च कर सकते हो इन ऑर्डर ऑफ वन अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अमोर्टाइज्ड को हमने ऑलरेडी दूसरे लेक्चर्स में देखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप जा करके उसको कवर कर सकते हो। तो जो हैश टेबल होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट स्टोर की एंड वैल्यू, है ना। की और वैल्यू पेयर में वो डेटा को स्टोर करता है एंड गिव्स ऑन एवरेज ये अमोर्टाइज्ड ऑर्डर ऑफ वन टाइम फॉर इंसर्शन, सर्च एंड डिलीशन, है ना। तो जो अगर हम लोग हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं ना, तो एवरेज प्लस जो अमोर्टाइज्ड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इस सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का, लाइक इंसर्शन, सर्च एंड डिलीशन, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ वन टाइम। ऑर्डर ऑफ वन टाइम को हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट टाइम, है ना। कांस्टेंट टाइम मतलब ये जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज, इनपुट साइज से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसमें चीज़ें कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो की होता है ना, जिस की को मुझे इंसर्ट करना है उसका मैं सबसे पहले एक इंडेक्स कंप्यूट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग की का इंडेक्स कंप्यूट करते हैं। और कैसे कंप्यूट करते हैं? यूजिंग ए हैश फंक्शन। एक हैश फंक्शन होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी की का इंडेक्स कंप्यूट करते हैं और उसके बाद उस डेटा को हम लोग एरे या फिर हम लोग बकेट बोल सकते हैं, उसमें हम लोग जा करके इंसर्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, है ना। तो ये होता है हमारा हैश टेबल, है ना। तो अगर आप देखोगे कि जो हैश टेबल होता है इट ऑपरेट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग, है ना। तो की से जो हम लोग इंडेक्स कंप्यूट करते हैं ना, की से जो हम लोग इंडेक्स कंप्यूट करते हैं यूजिंग ए हैश फंक्शन, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ना की से इंडेक्स कंप्यूट करने का विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं हैशिंग, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हैशिंग। तो जो हैशिंग होता है इट जनरेट्स ए फिक्स्ड साइज आउटपुट फ्रॉम एन इनपुट ऑफ वेरिएबल साइज यूजिंग ए मैथमेटिकल फॉर्मूला कॉल्ड हैश फंक्शन। हम लोग देखेंगे कि हैश फंक्शन कैसा दिखता है ना। तो हैश फंक्शन एक फंक्शन होता है ना, एक फंक्शन होता है। और फंक्शन क्या लेता है? फंक्शन कुछ इनपुट लेता है और ये कुछ आउटपुट रिटर्न करता है ना। तो इसमें इनपुट क्या हो सकता है? इनपुट जो होगा फॉर एग्जांपल आप सोचो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, या कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और उसका आउटपुट एज्यूम करो 1 से 100 के बीच में वो रिटर्न करेगा, है ना। तो इनपुट कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और आउटपुट एक फिक्स रेंज ऑफ नंबर में वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारा एफ एक्स है दिस इज ए हैशिंग फंक्शन, है ना। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि चीज़ें कैसी दिखती है। की क्या होता है, उसका इंडेक्स क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है ना, और हैश फंक्शन क्या होता है और हैशिंग क्या होता है। तो अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है लाइक 11 12 13 14 15, ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसको हैश टेबल में इसको ऐड करना है। तो हैश टेबल आप समझो कि एक एरे है ना। मेरे पास एक एरे है जिसका लेंथ कितना है, इसका आप देखोगे इसका लेंथ 6 है। और अगर लेंथ 6 होगा तो इसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 1 2 3 4 5, क्योंकि पाइथन या फिर सी प्लस प्लस मोस्टली जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करती है ना। तो अगर मैं एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करूँ हैशिंग फंक्शन एक्स मॉडलो 10, है ना, तो कोई भी नंबर इनपुट लो और उसका मॉडलो 10 कर दो, है ना। तो अगर मैं एक्स कोई भी रियल नंबर दूं, अगर मैं एक्स कोई भी नेचुरल नंबर अगर देता हूँ 1 2 3 4 1000 2000 1 मिलियन, इसका आउटपुट जो होगा वो ऑलवेज लाई करेगा 0 से लेकर के 9 के बीच में, ठीक है। इसका आउटपुट हमेशा 0 से 9 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो आप एक ऐसा एग्जांपल समझो कि मेरे पास ये सारे वैल्यूज है, इसको मुझे स्टोर करना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन में पुट करूँगा। तो अगर मैं 11 को इसमें डालूंगा, हैश ऑफ 11 जब मैं इसमें पास करूँगा ना, तो इट विल रिटर्न 1। तो 1 इंडेक्स पे मैं स्टोर कर दूंगा 11 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है 12। तो अगर मैं 12 को हैश फंक्शन में डालूंगा, ये एक फंक्शन है, इसमें अगर डालूंगा तो इसका आउटपुट होगा 2। तो मैं 2 इंडेक्स पे 12 को ऐड कर दूंगा। उसी तरीके से मैं जब मैं 13 को डालूंगा तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 3। तो मैं 3 इंडेक्स पे 13 को इंसर्ट कर दूंगा। 15 को अगर मैं पास करूंगा तो इसका जो हैश फंक्शन है उसका आउटपुट होगा 5। तो मैं 5th इंडेक्स से 15 को ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा हैश टेबल में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है।
ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो गया हमारा हैशिंग का, हैश फंक्शन का, और ये एग्जांपल हुआ हैश टेबल का। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि डेटा अगर इस तरह से हो, है ना, अगर डेटा इंस्टेड ऑफ दिस, अगर डेटा ऐसे होगा तो अगर हम लोग इसका हैश कंप्यूट करेंगे तो कैसे चीज़ें होगी। तो सबसे पहले जब हम लोग 11 का हैश कंप्यूट करेंगे तो इट विल बी 1, तो हमने 11 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। 12 का हैश होगा 2, तो मैं 12 को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। 13 का हैश होगा 3, तो मैं 13 को इंसर्ट कर दूंगा। 14 का हैश होगा 4, तो मैं इसको 4th पोजीशन पे इंसर्ट कर दूंगा। फिर आते हैं नेक्स्ट 21, तो 21 का हैश होता है 1, है ना, तो इसको मैं फिर से इस इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहूँगा, बट यहाँ पे वैल्यूज़ ऑलरेडी है ना, तो मैं किसी भी इंडेक्स पे एक से ज़्यादा एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ इन एन एरे, है ना। तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन, है ना। कॉलिजन मतलब जो हमारा हैश फंक्शन है उस फंक्शन में अगर हम लोग टू डिफरेंट वैल्यूज अगर हम लोग डालते हैं, है ना, और उसका अगर सेम आउटपुट आता है ना, तो इन दैट केस देयर आर चांसेस ऑफ कोलिजन। तो हमारे केस में कॉलिजन हो सकता है। ठीक है, तो देखा कि 11 21 ये दोनों में कॉलिजन हो जाएगा, 12 और 22 में कॉलिजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा हैश फंक्शन है, हैश फंक्शन वो 11 और 21 दोनों केस में सेम इंडेक्स मेरे को रिटर्न करेगा। 11 माइनस 11 मॉडलो 10 विल बी 1, 21 मॉडलो 10 विल बी 1, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कॉलिजन होता है। अगर मैं 22 मॉडलो 10 करता हूँ तो वो 2 होता है, अगर मैं 12 मॉडलो 10 देता हूँ तो वो भी 2 होता है। तो यहाँ भी फिर से कॉलिजन हो गया। ठीक है, तो अगर मोर देन वन एलिमेंट मैपिंग टू सेम इंडेक्स इन ए हैश टेबल, दिस इज कॉल्ड कॉलिजन, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिजन। ठीक है, तो इस कॉलिजन को हम लोग कैसे रिजोल्व करेंगे, है ना। अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है ना, और अगर हमारा जो हैश फंक्शन है उसमें रिपीट हो रहे हैं, इंडेक्स रिपीट हो रहे हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई भी हैश फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें कि कॉलिजन नहीं होगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने दिमाग में डालो, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कॉलिजन नहीं होगा, है ना। तो आप ये मानो कि कॉलिजन विल ऑलवेज भी पॉसिबल, चाहे आप कैसा भी हैश फंक्शन को डिजाइन करो, है ना। अभी आपने डिजाइन किया मॉडलो 10, आप इसको कर दो मॉडलो 20, मॉडलो 50, मॉडलो 100, है ना, बट कॉलिजन विल ऑलवेज बी देयर, है ना। तो इसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, है ना। तो क्या क्या सॉल्यूशन है, सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन है कमिंग अप विथ बेटर हैश फंक्शन, है ना। तो अगर आप देखोगे कि अगर मैं मॉडलो 10 करता हूँ, है ना, या फिर मॉडलो में 100 करता हूँ, तो मॉडलो 10 वाले में ज़्यादा चांसेस है कॉलिजन होने का कंपेयर टू 100 वाले केस में। तो आप बेटर बेटर फंक्शन फाइंड करो, बेटर फंक्शन फाइंड करो जिसमें कॉलिजन के चांसेस कम हो, है ना। दिस इज सॉल्यूशन 1। ठीक है, आपने कोई बेटर सोल्यूशन फाइंड किया, बट स्टिल कॉलिजन विल बी देयर। तो अब दूसरे तरीके से हम लोग कैसे हैंडल करेंगे अगर कॉलिजन होता है। तो आपने बहुत अच्छा फंक्शन डिजाइन किया बट कॉलिजन इज स्टिल देयर, तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे। द सेकंड सॉल्यूशन इज चेनिंग। चेनिंग एक सॉल्यूशन होता है जिसके हेल्प से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो इट यूजेस लिंक लिस्ट, है ना। तो अगर आपने सोचो कि एक्स मॉडलो 10 आपका था, क्या था, हैश फंक्शन था, है ना। तो देखोगे कि 11 और 21 दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का सेम इंडेक्स बता रहा है ना, इंडेक्स 1। तो अगर फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी कोई इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई वैल्यू है तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग मैं उसको इंसर्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के हेल्प से मैं डेटा को इंसर्ट करता जाऊंगा। इस तरीके से मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा जब भी कॉलिजन होगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉलिजन को रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। लिंक लिस्ट क्या होता है, इसमें अलग अलग सिनेरियो या अलग अलग ऑपरेशंस का क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर कॉलिजन होता है तो वन सॉल्यूशन इज चेनिंग, एंड चेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, यूज लिंक लिस्ट, है ना, लिंक लिस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी कॉलिजन होता है तो हम लोग एक नोड बनाते हैं और उसमें फिर हम लोग डेटा को ऐड करके उसको अपेंड कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज ओपन एड्रेसिंग। तो हमने देखा कि चेनिंग में लिंक लिस्ट का यूज होता है, लेकिन जब हम लोग ओपन एड्रेसिंग का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हमारा जो हैश फंक्शन है वो डायनेमिक होता है, वो चेंज करता जाता है ना। कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे, जब हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखेंगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हैश फंक्शन है वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज करता रहता है, ठीक है, डायनेमिकली चेंज करता रहता है बेस्ड अपॉन कि कॉलिजन कितने बार हो रहा है। अलग अलग कॉलिजन के टाइम्स में अलग अलग हैश फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है।
तो ओपन एड्रेसिंग जो टेक्निक होता है उसमें हम लोग 3 तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वन इज लीनियर प्रोबिंग, अनदर इज क्वाड्रेटिंग एंड थर्ड इज डबल हैशिंग, है ना। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे जो चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग टेक्निक है इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं, है ना, क्या होता है। तो जब हम लोग चेनिंग का यूज़ करते हैं तो हम लोग लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं टू हैंडल कॉलिजन, है ना। तो सबसे पहले अगर एलिमेंट 10 है ना, इसका इंडेक्स 0 होगा। अगर नेक्स्ट टाइम 30 आता है, इसका भी इंडेक्स 0 होगा, तो मैं इस तरीके से अपेंड कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम अगर आता है 52, तो 52 में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा इंडेक्स नंबर 2 पे। और उसके बाद अगर आता है 22, तो मैं उसको अपेंड कर दूंगा, है ना, लिंक लिस्ट के हेल्प से अपेंड कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू ऑलरेडी है। तो इन दैट केस आई विल यूज लिंक लिस्ट अप्रोच, है ना। तो चेनिंग इज गुड इफ वी नीड डिलीशन ऑपरेशन एज वेल, है ना। तो अगर हम लोग कंपेयर करें कि कब हम लोगों को चेनिंग यूज करना चाहिए, कब हम लोग को ओपन एड्रेसिंग यूज करना चाहिए, तो चेनिंग हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें इस जो हमारा टास्क है ना, जो हमारा अल्गोरिथम्स है, उसमें डिलीशन का भी प्रोसेस है, उसमें हमें डिलीशन ऑपरेशन को भी परफॉर्म करना है। ओपन एड्रेसिंग इज गुड जब हम लोगों को डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। तो जब हमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, इन दैट केस ओपन एड्रेसिंग इज गुड। और जब हमें डिलीशन ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, इन दैट केस वी शुड गो विथ चेनिंग, है ना। तो यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, है ना, ये जो चेनिंग अप्रोच है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखते हैं, है ना। इन वर्स्ट के सिनेरियो, एक ऐसा सिनेरियो जब चीज़ें बहुत वर्स्ट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो हैश फंक्शन है वो है यक्स मॉडलो 10, और हमारा जो इनपुट डेटा है ना, इनपुट डेटा, उसमें सारे वैल्यूज़ क्या हैं, 11, 21, 31, 41, 21, 51, 101, मतलब सारे जो एलिमेंट हैं उसका जब हम लोग हैश कंप्यूट करेंगे तो इट विल ऑल पॉइंट टू द सेम इंडेक्स। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, है ना। तो इन दैट केस जो इंसर्शन का जो टाइम होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1, है ना। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में इंसर्शन का टाइम ऑलवेज ऑर्डर ऑफ 1 होता है। अगर ये हमारा 0th पोजीशन में ये हमारा स्टेटस है ना, 2, 3, 4, तो अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली एक नोड बनाऊंगा और उसको मैं इस तरीके से पॉइंट कर दूंगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, इवन इन द वर्स्ट केस, ठीक है। सर्चिंग का टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। तो अगर सारे एलिमेंट एक ही इंडेक्स पे पॉइंट करते हैं तो इन दैट केस सर्चिंग इन हैश टेबल इज सेम एज सर्चिंग इन ए लिंक लिस्ट। और हमने देखा था कि लिंक लिस्ट में जो सर्च का टाइम होता है दैट विल ऑलवेज बी ऑर्डर ऑफ n, चाहे वैल्यूज सॉर्टेड हो या ना हो, है ना। और डिलीशन का भी टाइम जो होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मुझे उस नोड पे आइट्रेट करके जाना पड़ेगा जिस नोड को डिलीट करना है, और उसके बाद मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो आइट्रेशन का टाइम होगा ऑर्डर ऑफ n और डिलीशन का टाइम होगा ऑर्डर ऑफ 1। तो जो इफेक्टिव डिलीशन का टाइम होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n, है ना। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो आप जाकर के पहले मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर को देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जब मैं बोलता हूँ बिग ओ ऑफ n तो क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आप चीज़ों को सीक्वेंस में देखोगे तो आई डेफिनेटली अब मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि मैं बहुत बेटर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और इससे बेटर और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। तो ये हुआ हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा इसको अलग तरीके से देखते हैं कि हमने एक हैश फंक्शन डिजाइन किया है जो कि क्या कहता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। वो जो आउटपुट होता है ना, जो आउटपुट होता है, अगर आउटपुट एक्सपेक्टेड है 0 से 100 के बीच में, तो जो हमारा हैशिंग फंक्शन होगा उसका आउटपुट वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 0, 1, 2, मतलब जो आउटपुट होगा ना हैश फंक्शन का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब 0 आने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/100, और 100 आने का भी जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 1/100। तो हर एक जो आउटपुट रेंज है उसका आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमारा हैश फंक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हम लोग उसमें रिसाइजिंग का भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रिसाइजिंग मतलब क्या, डायनेमिक एरे के जैसा, है ना, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हमारा जो एरे है उसको एक्सपेंड कर दो, डबल कर दो। तो अगर हम लोग डायनेमिक एरे वाला फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और हमारा जो हैश फंक्शन है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, तो इससे क्या होता है, जो हमारा अमोर्टाइज्ड सर्च टाइम होता है वो हो जाता है ऑर्डर ऑफ 1 प्लस अल्फा, है ना, ऑर्डर ऑफ 1 प्लस अल्फा। और अल्फा यहाँ पे क्या होता है, अल्फा होता है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर होता है कि n हुआ हम लोग कितने एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, और हमारा m हुआ हमारा जो हैश टेबल है उसका साइज क्या है ना, मतलब कितना साइज का हमारा हैश टेबल है। तो अगर हमारा हैश टेबल का साइज
4 है ना, अगर हमारा हैश टेबल का साइज 4 है और मेरे को अगर 100 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, तो आप नहीं देख रहे हो कि ये जो हमारा एरे इस पे लोड बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए नाम पड़ा लोड। तो लोड कितना है, तो 100/4 दैट इज 25, तो 25 लोड है। अगर मेरा एरे का साइज है 50 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 25 इंसर्ट करने का, ठीक है, तो 25/50 हमारा लोड हो जाएगा 1/2, है ना। तो ये होता है हमारा लोड फैक्टर, ठीक है। तो जो अमोर्टाइज्ड सर्च टाइम होता है ना, हमारा जो अमोर्टाइज्ड सर्च टाइम होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ 1+α, ऑर्डर ऑफ 1+α। और अगर हम लोग रिसाइजिंग का ऑप्शन देते हैं, रिसाइजिंग अगर हम लोग ऑप्शन देते हैं, मतलब अगर लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है मतलब कि हैश टेबल के साइज के कंपेयर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एरे को एक्सपैंड कर देंगे, है ना, डायनेमिक एरे वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इन दैट केस क्या होगा, हमारा जो अल्फा होगा वो कम हो जाएगा। अगर हम लोग अपना यम को डबल कर देंगे, यम को बढ़ाएंगे, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो अगर अल्फा कम हो जाएगा, अगर हम लोग अल्फा को मेंटेन करते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो जो हमारा सर्च टाइम हो जाएगा, अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा तो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1, है ना। मतलब अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अगर यन बढ़ रहा है तो अल्फा नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो कब नहीं बढ़ेगा, जब यन बढ़ेगा तो यम भी बढ़ा दो। और अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाता है, अगर अल्फा हो जाता है हमारा सी, तो 1+c विल बी ऑल्सो सी, और सी को हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1। तो जो हमारा सर्च का जो टाइम होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1। क्या होता है अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है। तो जो हमारा सर्च टाइम होगा दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक अच्छा सा हैश फंक्शन यूज करके और रीसाइजिंग का फ्लेक्सिबिलिटी देके हमारा जो हैशिंग का कॉन्सेप्ट है उसका जो अमोर्टाइज्ड सर्च टाइम होता है उसको हम लोग ले आते हैं ऑर्डर ऑफ 1 पे, कांस्टेंट टाइम पे ले आते हैं, है ना। तो आपने देखा, चीज़ों को समझा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारे जो लेक्चर्स मैंने कवर किया सारे लेक्चर्स रिलेटेड हैं। आप एक को स्किप करोगे तो आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट इसका एक लिमिटेशन है, ये जो टेक्निक है ना चेनिंग, इसका लिमिटेशन होता है एक्स्ट्रा स्पेस फॉर पॉइंटर्स। हमने देखा था कि जब हम लोग लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंसेस स्टोर करना पड़ता है। रेफरेंसेस मतलब पॉइंटर्स। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए, है ना। तो ये लिमिटेशन होता है लिंक लिस्ट का। और अगर इसको हम लोग लिंक लिस्ट के हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं चेनिंग को, तो वो लिमिटेशन आ जाता है हमारा चेनिंग वाला अप्रोच में भी, है ना। ठीक है, तो आपने देखा क्या होता है अमोर्टाइज्ड सर्च टाइम और क्या होता है हमारा लिमिटेशंस, ठीक है। तो अब हम लोग आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। ये 99.9% लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है। लोग ये समझते हैं कि जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है और जो अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है दैट इज सेम, वो सेम होता है, लेकिन वो सेम नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों नहीं होता है। तो जो एवरेज केस होता है ना, इफ़ द यूनिवर्स इज नाइस टू मी मोस्ट ऑफ द टाइम, एवरेज केस तब होता है अगर यूनिवर्स नाइस है मेरे से मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये हुआ कि एवरेज केस जो होता है ना वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिनेरियो ऐसा होता है कि वो प्रोबेबिलिटी भी काम नहीं करता है। प्रोबेबिलिटी बताता है कि एवरेज केस होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। एवरेज केस हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी वर्स्ट केस भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो एवरेज केस तब होता है जब चीज़ें अच्छे से काम करिए, यू आर लकी, है ना, एंड द यूनिवर्स इज नाइस टू यू, है ना, तो ये तब होता है ना। तो इट इज़ नॉट गारंटीड, ये गारंटीड नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एवरेज केस मेमोरी 20 GB लगता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 20 GB ही लगेगा, वो ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो एवरेज केस की बात हो रही है, इससे थोड़ा कम भी लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लगता है। लेकिन जब मैं आपको अमोर्टाइज्ड का बात करूँ ना, तो अमोर्टाइज्ड विल ऑलवेज वर्क, है ना। इवन इफ द यूनिवर्स इज इविल, है ना, इवन अगर आप बहुत अनलक्की हो, आप बहुत ज़्यादा अनलक्की हो, आप किस्मत आपका कभी भी साथ नहीं देती है, इवन इन दैट केस जब आप सर्च ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम्स अगर आप परफॉर्म करते हो और उसका जब एवरेज लेते हो, देन यू विल गेट अमोर्टाइज्ड केस, है ना। तो अमोर्टाइज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑलवेज फॉलो होता है जब आप लार्ज नंबर ऑफ सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो आपने समझा क्या होता है अमोर्टाइज केस और क्या होता है एवरेज केस। तो आप दोनों को कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अमोर्टाइज केस अलग होता है, एवरेज केस अलग होता है। अमोर्टाइज केस को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो हमने इसको ऑलरेडी कवर किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कब हमें अमोर्टाइज एनालिसिस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अमोर्टाइज एनालिसिस का हमें तब यूज़ करना चाहिए जब कोई डेटा स्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो होते हैं ना वो बहुत चीप होते हैं या बहुत कम टाइम लेते हैं, और बहुत रेयर या कुछ ऑपरेशन जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक दैट टेक्स ऑर्डर ऑफ एन, है ना। इसको हमने समझा था विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक एरे वाला कॉन्सेप्ट, है ना।
डायनेमिक एरे वाले कॉन्सेप्ट से हमने उसको समझा था कि उसमें क्या होता है डायनेमिक एरे में कि कुछ कुछ टाइम जब आप उसमें इंसर्ट करोगे ना, देन इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ठीक है। तो इन दैट केस हमें अमोर्टाइज एनालिसिस का यूज करना चाहिए जब मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन आर चीप एंड वेरी रेयर एंड इनफ्रिक्वेंट ऑपरेशन आर एक्सपेंसिव, ठीक है। आप लेक्चर नंबर 2.4 को रेफर कर सकते हो हमारे ये डीएसए वाले सीरीज का, ठीक है, अगर आपको समझना है तो चलिए हमने देखा कि चेनिंग के हेल्प से हम लोग कैसे कोलिजन को हैंडल करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि ओपन एड्रेसिंग के हेल्प से हम लोग जो हमारा जो कोलिजन वाला प्रॉब्लम होता है ना, जो हमें कोलिजन वाला प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ओपन एड्रेसिंग मीन्स वी आर गोइंग टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट इनसाइड द टेबल ओनली, ठीक है। तो ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है, हमारा जो एरे होता है ना, तो इसमें सारे एलिमेंट एरे के अंदर स्टोर होते हैं, इसमें कोई लिंक लिस्ट जैसा स्कीम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये सीन है, अगर सीन ऐसा होगा तो इसमें क्या लिमिटेशंस होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू इंसर्ट, जो आप इंसर्ट कर सकते हो, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ एरे, या बकेट बोल सकते हो, है ना, बकेट बोल सकते हो, या एरे बकेट दोनों हम क्या बोल सकते हो, हैश टेबल, ठीक है। उससे हमेशा छोटा या कम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वी कांट इंसर्ट मोर एलिमेंट देन साइज ऑफ एरे, है ना। तो हमने लोड फैक्टर क्या देखा था, लोड फैक्टर था नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई साइज, है ना। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू साइज होगा तो जो हमारा अल्फा का जो वैल्यू होगा दैट विल ऑलवेज लाई इन द रेंज ऑफ 0 to 1, है ना। तो इसमें लोड हमेशा कम होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा, समझा क्या डिफरेंस होता है ना। तो जो ओपन एड्रेसिंग में होता है उसमें जो एलिमेंट का साइज होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे और बकेट। लेकिन जब हम लोग चेनिंग देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि द एलिमेंट का साइज कैन बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द एरे, है ना। तो हमने देखा था कि ओपन एड्रेसिंग इज गुड जब आपका एल्गोरिदम में डिलीशन वाला ऑपरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो डिलीशन का ऑपरेशन होता है इन ओपन एड्रेसिंग इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिर कोलिजन को कैसे रिजोल्व करेंगे, हमने देखा था कि चेनिंग में हम लोग लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम लोग कोलिजन को रिजोल्व कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो हमारा ओपन एड्रेसिंग होता है इसमें हम लोग चेनिंग का यूज़ नहीं करते हैं, तो इन दैट केस हम लोग कोलिजन को कैसे रिजोल्व करेंगे। तो जो ओपन एड्रेसिंग होता है उसमें कोलिजन इज रिजोल्व्ड बाय रीअप्लाइंग हैश फंक्शन विथ सम चेंजेस, है ना। तो अगर हमने हमारा हैश फंक्शन एच एक्स है तो हमने फर्स्ट टाइम जब हैश अप्लाई किया और इसने जो इंडेक्स रिटर्न किया उस पर ऑलरेडी कुछ वैल्यूज अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन। तो जब कोलिजन होता है तो आप हैश फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दो, आप एच डैश एक्स कंप्यूट करो, उसके बाद इसमें जो इंडेक्स मिलता है उस पर देखो वैल्यू है या नहीं, अगर नहीं तो आप इंसर्ट कर दो, और अगर ऑलरेडी है तो फिर मेरे को मिला कोलिजन नंबर 2। अगर कोलिजन नंबर 2 होता है तो आप फिर से एक हैश फंक्शन कंप्यूट करो एच डबल डैश एक्स, है ना। तो क्या होता है विथ एवरी कोलिजन आपका जो हैश फंक्शन होता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ओपन एड्रेसिंग यूज करते हैं तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राइमरी क्लस्टरिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग, है ना। तो हमने देखा था कि जो ओपन एड्रेसिंग टेक्निक होते हैं इसमें 3 तरह का अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और तीसरा था डबल हैशिंग, है ना। तो जब हम लोग लीनियर प्रोबिंग यूज़ करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसमें एक प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग, एक प्रॉब्लम होता है। और जब हम लोग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज़ करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उसमें एक दूसरा प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी क्लस्टरिंग, है ना। और अगर हम लोग तीसरा अप्रोच यूज़ करते हैं, कौन सा हमारा था तीसरा अप्रोच, डबल हैशिंग। तो अगर हम लोग डबल हैशिंग यूज करते हैं तो इन दैट केस ना तो मुझे प्राइमरी क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम होगा ना तो मुझे सेकेंडरी क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीनों को अच्छे से समझते हैं और इन द एंड फिर हम लोग उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, ये हमारा एग्जाम्पल है और इस पर हम लोग लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे की को मुझे इंसर्ट करना है और हमारा जो हैश टेबल है उसका साइज 10 है, मतलब यम का वैल्यू 10 है, और जो हमारा हैश फंक्शन है दैट इज के मॉडलो 10, ये हमारा हैश फंक्शन है, ये हमारा हैश फंक्शन है के मॉडलो 10, ठीक है। और मुझे लीनियर प्रोबिंग यूज़ करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट टाइम मुझे 12 इंसर्ट करना है तो मैं 12 मॉडलो 10 करूँगा,
टू कंप्यूट इंडेक्स इट विल गिव मी 2, तो मैं 2 पे 12 ऐड कर दूंगा। मुझे 18 इंसर्ट करना है, तो मैं फिर से 18 मॉडलो 10 करूंगा, इट विल गिव 8, तो मैं 8 इंडेक्स पे इंसर्ट कर दूंगा। मुझे 13 इंसर्ट करना है, मैं करूंगा 13 मॉडलो 10, इट विल गिव मी 3, मैं 3 इंडेक्स पे इंसर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो मैं करूंगा 2 मॉडलो 10, इट विल गिव मी 2, और 2 पे वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो जो हमारा ओरिजिनल हैश फंक्शन था, जो हमारा ओरिजिनल हैश फंक्शन था वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी है। तो लीनियर प्रोबिंग में क्या करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कंप्यूट करते हैं आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, है ना, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं। तो आई बताता है कॉलिजन नंबर, तो अगर मेरे को एक बार कॉलिजन हुआ तो मैं दूंगा I1, और हमारा के क्या है, हम लोग 2 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कॉल होगा एच डैश ऑफ K2 और I1। तो जब ये कॉल होगा, है ना, तो आप यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो इट विल बी 2 + 1 मॉडुलो 10, है ना, मतलब 3। तो 3 इंडेक्स पे देखो, तो 3 इंडेक्स पे ये वैल्यू ऑलरेडी है, तो फिर से कोलिजन है, तो मेरे को सेकेंड टाइम कोलिजन मिला। अब मैं फिर से एच डैश कंप्यूट करूंगा, इस बार मैं कंप्यूट करूंगा एच डैश ऑफ K2, और मेरे को 2 बार कोलिजन मिला, ये होगा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, K + I, मतलब 2 + 2 और मॉडुलो 10, तो इस बार मिलेगा मेरे को 4th, है ना, 4th मिलेगा। तो देखोगे यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 को इंसर्ट कर दूंगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कॉलिजन को रिजॉल्व करते हैं इन लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। अब हम लोग, मेरे को 3 इंसर्ट करना है, 3 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 3 मॉडुलो 10 करूँगा, जो हमारा ओरिजिनल हैश फंक्शन था। तो यहाँ पे 3 आउटपुट आता है, तो 3 में ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, नया जो हमारा हैश फंक्शन होगा एच डैश ऑफ 3, 1, एक बार कोलिजन मिला, तो दैट विल बी 3 + 1 मॉडुलो 10, तो 4th इंडेक्स पे वैल्यू ऑलरेडी है, तो मैं फिर से कंप्यूट करूंगा एच डैश ऑफ 3, 2, सेकेंड टाइम मेरे को कोलिजन मिला, तो इट विल बी 3 + 2 मॉडुलो 10, है ना, तो क्या 5 आएगा, 5 इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा मैं 3 को, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 23 को इंसर्ट करता हूँ, तो 23 का क्या होगा, जो ओरिजिनल हमारा हैश फंक्शन उसका जब मॉडुलो करेंगे इट विल बी 3, है ना, तो 3 पे वैल्यू ऑलरेडी है ना, तो फिर से हम लोग कंप्यूट करेंगे, है ना, तो 4 पे ऑलरेडी है, 5th पे ऑलरेडी है, तो 6th पे नहीं है, तो मैं इसको इंसर्ट करूंगा। तो अगर आप देखोगे कि जब हम लोग प्रोव करते हैं ना, जब हम लोग प्रोव करते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना, कोलिजन होने के बाद जो जो इंडेक्स पे हम लोग देखते हैं उस इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोब इंडेक्स, और जो हमें सीक्वेंस मिलता है जिस ऑर्डर में हम लोग प्रोव करते हैं, सर्च करते हैं कि इस इंडेक्स पे वैल्यू है या नहीं, टू इंसर्ट द वैल्यू, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोब सीक्वेंस, ठीक है। तो हमने 23 को क्या किया, इंसर्ट किया इन द एंड, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो आप देखोगे मैं लीनियरली प्रोव कर रहा हूँ, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा लीनियर प्रोविंग, है ना। देखोगे आप कहीं भी देख लो उठा करके, मैं लीनियरली देख रहा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोविंग, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं 5 को इंसर्ट करना, है ना, तो 5 का जब हम लोग ओरिजिनल हैश फंक्शन कॉल करेंगे तो इट विल बी 5, तो 5 पे है, तो मैं फिर से कॉल करूंगा, जो हमारा न्यू हैश फंक्शन होगा वो क्या होगा, एच डैश ऑफ 5 और 1, तो इट विल बी 5 + 1 मॉडुलो 10, इट विल बी 6, तो 6 पे ऑलरेडी है। फिर से हम लोग कंप्यूट करेंगे क्या कंप्यूट करेंगे, एच डैश ऑफ 5, 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 मॉडुलो 10, है ना, तो इस बार क्या आएगा 7 इंडेक्स पे नहीं है, तो मैं 7 इंडेक्स पे इंसर्ट कर दूंगा। तो इसी तरीके से मैं 15 को भी इंसर्ट करूंगा। तो आपने देखा कि जब भी मुझे कोलिजन मिलता है तो मैं इसको कैसे रिजॉल्व करता हूँ लीनियर प्रोबिंग में, है ना। हम लोग थोड़ा सा हैश फंक्शन को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आई इंडेक्स के जगह पे नेक्स्ट टाइम वो I+1 इंडेक्स पे पॉइंट करता है, उसके बाद I+2 इंडेक्स पे पॉइंट करता है, उसके बाद I+3 इंडेक्स पे पॉइंट करता है। इस तरीके से वो एक एक करके आगे पॉइंट करता जाता है, और ये चूंकि लीनियरली पॉइंट करता है, लीनियरली प्रोव करता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग, ठीक है, समझा। तो अगर आप देखोगे कि अगर अगर मेरे पास अगर कोई हैश फंक्शन है और उसका इनिशियल आउटपुट आता है 2 पे, है ना, 2 पे आता है या फिर 3 पे आता है या 4 पे आता है, तो जब मैं प्रोव करूंगा ना, जब मैं प्रोव करूंगा तो मैं ऐसे जाऊंगा और इन द एंड मेरे को 0 पे इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब मेरा अगर हैश फंक्शन का आउटपुट आउटपुट अगर इनिशियल आउटपुट 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है या फिर 5 या 6 7 8 9 है, तो वैल्यूज ऑलवेज यहाँ पे इंसर्ट होगा। ये एक लिमिटेशन होता है प्राइमरी क्लस्टरिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग, एक क्लस्टर जैसा बन जाता है ना। और जब क्लस्टर बन जाता है, प्राइमरी क्लस्टरिंग होता है, तो ये एक लिमिटेशन होता है। एक लिमिटेशन क्यों होता है, क्योंकि अगर क्लस्टर बड़ा होता जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोब्स या नंबर ऑफ टाइम्स मेरे को सर्च करना जो पड़ेगा, है ना, मल्टीपल टाइम्स
कॉल करके, है ना, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग इज ए लिमिटेशन, है ना। तो ये लिमिटेशन होता है लीनियर प्रोबिंग का। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, है ना। तो लीनियर प्रोबिंग हमने क्या देखा था कि जो हमारा न्यू हैश फंक्शन था एच डैश ऑफ के और आई, दैट वाज, इसमें आई को ऐड करके हम लोग हैश कंप्यूट कर रहे थे, है ना। जो हमारा पुराना हैश था उसमें हम लोग आई को ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो आई को ऐड करते मतलब लीनियर ऐड कर रहे थे, लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म ऐड करते हैं, लाइक C1 डॉट आई प्लस C2 डॉट आई स्क्वायर, है ना। C1 C2 कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, और आई बताता है कि कितनी बार कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोलिजन होगा तो एवरी टाइम जब इसको कॉल करेंगे ना, हमारा जो न्यू फंक्शन होगा, एवरी टाइम इट विल गिव ए न्यू इंडेक्स, है ना। तो पहले हमने देखा था कि जो लीनियर प्रोबिंग होता है उसमें इंडेक्स इस तरीके से मिलता है, प्रोब इंडेक्स 2,3,4,5,6 सीक्वेंस ऑर्डर मिलता है। लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में लीनियर ऑर्डर में नहीं मिलता है, और जब लीनियर ऑर्डर में नहीं मिलेगा तो मेरे पास प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं होगा, है ना। प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ भी एक क्लस्टरिंग होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी क्लस्टरिंग। सेकेंडरी क्लस्टरिंग कैसा दिखेगा, प्राइमरी क्लस्टरिंग ऐसा दिख रहा था, है ना। प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी क्लस्टरिंग। लेकिन जो सेकेंडरी क्लस्टरिंग होगा इट विल लुक लाइक दिस, छोटे छोटे सेगमेंट में दिखेंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से दिखेंगे आपको सेकेंडरी क्लस्टरिंग, ठीक है। मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर इसको गूगल पे रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि हाँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, कि आपको लगता है कि हैशिंग इज ए ईजी कॉन्सेप्ट, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और इसका एक लिमिटेशन होता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग। हाँ प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं होता है, बट इसके पास सेकेंडरी क्लस्टरिंग होता है। और सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रोब सीक्वेंस सेम होगा, है ना। प्रोब सीक्वेंस सेम होगा मतलब अगर हमारा जो ओरिजिनल हैश फंक्शन है ना, उसमें मान लो दैट इज यक्स मॉडलो 10, है ना। यक्स मॉडलो 10 हमारा इनिशियल हैश फंक्शन है। तो अगर मैं 15 दूँ या 25 दूँ या 35 दूँ, तो जो प्रोब सीक्वेंस होगा ना, तीनों वैल्यूज़ के लिए सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि अगर मैं इसका इनिशियल हैश कंप्यूट करूँगा तो क्या होगा, 5 होगा, इसका भी 5 होगा और इसका भी 5 होगा। तो जब इनिशियल प्रोब वैल्यू सेम होगा तो सीक्वेंस भी सेम होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब भी कोलिजन मिलेगा ना तो इट विल ऑलवेज रिटर्न सेम वैल्यू, है ना। तो बेस्ड अपॉन इनिशियल, इनिशियल अगर प्रोब वैल्यू सेम है ना, इनिशियल वैल्यू ऑफ, अगर हैश फंक्शन अगर सेम है और उसमें कोलिजन हो रहा है तो इट विल गिव सेम प्रोब सीक्वेंस, और इसके कारण सेम सेकेंडरी क्लस्टरिंग वाला प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो ऑन गूगल, ठीक है। तो हमने देखा दोनों प्रोबिंग टेक्निक का क्या लिमिटेशन होता है, लीनियर प्रोबिंग एज वेल एज क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ठीक है। और एक इसका दूसरा लिमिटेशन ये होता है, जो हमारा जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है इसका लिमिटेशन ये हो सकता है कि मे नॉट प्रोब ऑल टेबल स्लॉट, है ना, है ना। मतलब ये हुआ कि इवन दो अगर कोई स्लॉट एम्प्टी है, ठीक है, इवन दो कोई स्लॉट अगर एम्प्टी है, इवन दो अगर ये स्लॉट एम्प्टी है, लेकिन अगर हम लोग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हो रहा है, देयर आर चांसेस कि इसमें एक भी वैल्यू इंसर्ट ना हो, है ना, इंसर्ट ना हो। और इवन दो अगर ये खाली है, इवन दो अगर ये खाली है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के हेल्प से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट ना कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा ये दोनों लिमिटेशंस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डबल हैशिंग, है ना। डबल हैशिंग हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एच एक्स कंप्यूट करते हैं, एच एक्स कंप्यूट करके हम लोग एक इंडेक्स फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल हैश टेबल है उसमें वैल्यू है या नहीं। अगर नहीं है तो इंसर्ट कर देंगे, और अगर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल हैशिंग में क्या करेंगे, हमारे पास दो हैश फंक्शन होगा। जो डिफ़ॉल्ट वाला उसको मैं मान लेता हूँ h1x, और मेरे पास दूसरा वाला भी h2x भी होगा। तो क्या होगा कि जब भी मुझे फर्स्ट टाइम कोलिजन मिलेगा ना, फर्स्ट टाइम अगर मेरे को कोलिजन मिलता है, तो इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग डायरेक्टली दिस वन हैज़ या h1x, हम लोग h डैश कंप्यूट करते हैं। और h डैश क्या होता है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ h1x प्लस h2x, है ना। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू हैश फंक्शन, ठीक है। समझा क्या डिफरेंस होता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ना तो इसमें प्राइमरी क्लस्टरिंग होता है, ना तो इसमें सेकेंडरी क्लस्टरिंग होता है। और जो डबल हैशिंग होता है इट जनरली परफॉर्म्स बेटर स्पेशली एट हायर लोड फैक्टर, है ना। हायर लोड फैक्टर मतलब क्या, अल्फा हमारा लोड फैक्टर था। तो हमने देखा था कि जब हम लोग ओपन एड्रेसिंग यूज़ करते हैं तो जो हमारा अल्फा होता है वो ऑलवेज लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। क्यों करेगा, हमने डिस्कस किया था। तो जो डबल हैशिंग जो कॉन्सेप्ट होता है इट इज़ गुड जब अल्फ़ा ज़्यादा है। अल्फ़ा ज़्यादा है मतलब अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0.6 या 0.7, है ना। अगर उससे ज़्यादा है या इस रेंज में लाई करता है, हायर ऑर्डर में लाई करता है, तो इन दैट केस जो हमारा डबल हैशिंग कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ बेटर
देन लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओपन एड्रेसिंग। ठीक है, हमने चेनिंग का देखा था क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अगर हम लोग चेनिंग के हेल्प से हैशिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अब हम लोग देखते हैं अगर हम लोग ओपन एड्रेसिंग के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो वर्स्ट का सिनेरियो मतलब क्या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अनलक्की हो। बहुत ज़्यादा अनलक्की हो मतलब आपका जो हैश फंक्शन है दैट इज़ पुअर, वो उतना अच्छा नहीं है, वो बहुत सिंपल है ना। तो इट डज नॉट गिव आउटपुट इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो आउटपुट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, और उसके बाद टेबल ऑलमोस्ट फुल मतलब अल्फा इज़ क्लोज टू वन, है ना। मतलब मेरे पास अगर साइज़ 100 है, हमारा जो हैश टेबल का साइज़ 100 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दैट इज़ 80 90 इस टाइप का है, तो ये सारे जो सिनेरियो होगा इसको हम लोग बोलेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, या फिर प्राइमरी क्लस्टरिंग होगा या फिर सेकेंडरी क्लस्टरिंग होगा बेस्ड अपॉन कि हम लोग कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, है ना। अगर हम लोग लीनियर प्रोबिंग यूज़ करें तो इट विल जनरेट प्राइमरी क्लस्टरिंग, और अगर हम लोग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज़ करें तो इट विल गिव सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ठीक है, तो इस केस में जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा अनलक्की होंगे तो इंसर्शन विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम। ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। क्यों लगेगा कि आप ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे क्या है, ये एक प्राइमरी क्लस्टर है, प्राइमरी क्लस्टर है। ठीक है, और आपने जो हैश कंप्यूट किया ना, हैश वो 0 पे आया। ठीक है, 0 पे आया और आपने लीनियर प्रोबिंग यूज़ किया, तो आप एक एक करके सारे पोजीशन पे चेक करोगे और इन द एंड लास्ट पोजीशन पे आप वैल्यू को इंसर्ट करोगे। दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन एन टाइम। ठीक है, सर्च में भी सेम चीज़, वो वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं करता है और इनिशियल इंडेक्स अगर आपको मिला 0, है ना, और उस पर वैल्यू नहीं है कोई दूसरा वैल्यू, तो आप सारे प्रोब करोगे, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम। इवन डिलीशन भी है, दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम। ठीक है, डिलीशन विल ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम। क्यों? क्योंकि पहले उसको आप सर्च करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और सर्च में ऑर्डर ऑफ एन टाइम इसलिए लगेगा डिलीट में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोबिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट का फिक्स पोजीशन नहीं है कि अगर जो इंडेक्स मिला मेरे को, अगर वहाँ पे वैल्यू नहीं है तो वो एलिमेंट नहीं होगा। नहीं, वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग प्रोबिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन। कोलिजन को एड्रेस करने के लिए हम लोग प्रोबिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा वर्स्ट केस में ये सारे होंगे। लेकिन जब हम लोग अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं, मतलब जब हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जब हम लोग बहुत सारे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारा सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और सारे ऑपरेशंस को कंबाइंड अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करते हैं फॉर ए वेरी लार्ज साइज ऑफ ऑपरेशन, है ना, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा फॉर ऑल दिस ऑपरेशन इंसर्शन डिलीशन एंड सर्च, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1/1 माइनस अल्फा, है ना। ये होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो डिपेंड करेगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोब्स, ऑन एवरेज मेरे को कितने बार प्रोब करना पड़ेगा, है ना, जब भी मेरे को कोलिजन होगा तो, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोब्स डिपेंड करेगा कोलिजन पे, है ना। कोलिजन ज़्यादा होगा तो मेरे को ज़्यादा प्रोब करना पड़ेगा ना, है ना। तो देखोगे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड कर रहा है अल्फा पे, है ना, अल्फा पे में डिपेंड कर रहा है। और हमने देखा कि जो अल्फा का वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो आप ऐसा केस समझो कि अगर अल्फा अगर 0.99 हो तो 1 माइनस अल्फा क्या होगा, 0.01 होगा, और जब 0.01 होगा तो इट विल बी 100 यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर अल्फा 0.5 हो, है ना, तो क्या होगा, 1 माइनस 0.5 0.5, और इधर से 10 आ जाएगा तो इट विल बी 2, तो यहाँ पे 2 यूनिट टाइम लगेगा और यहाँ पे 100 यूनिट टाइम लगेगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर अल्फा कांस्टेंट है या फिर अल्फा का वैल्यू कम है, लेस देन इक्वल टू 0.75, है ना, अल्फा लाई इन द रेंज ऑफ 0.5 0.4, है ना, 0.3 या 0.6, इस तरह से अगर वो लाई कर रहा है, देन इन दैट केस हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। लेकिन अगर अल्फा बहुत ज़्यादा है, क्लोज टू 1 है, अगर अल्फा क्लोज टू 1 है, हमने देखा था वर्स्ट केस में, तो इन दैट केस इट विल टेक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ n, है ना। तो जो हमारा अमोटाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसमें हम लोग जब बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके जब हम लोग उसको एवरेज करते हैं तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हो जाता है बिग O ऑफ 1, है ना। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, आपको हैशिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
कि ओवरऑल ये जो हैश टेबल जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है और बिहाइंड द सीन ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इन पाइथन, हम लोग इसको किस टेक्निक से इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस पूरे सीरीज में, आपको बहुत मजा आने वाला है और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।